जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वर्डमल हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया का एक और लेटेस्ट विश्लेषण जो हिलाली ने किया है। और हिलाली लगभग हिल चुका है क्योंकि कहीं ना कहीं अब इमरान खान ने एक पैंतरा खेला है, क्योंकि इसकी सरकार जाने वाली है। और सरकार जाने के लिए एक पॉलिटिकल स्टंट में, जैसे उसने पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट 10 रुपये कम किए हैं, उस पर हिलाली ने इतना जबरदस्त विश्लेषण करके बताया है कि ये IMF को एक चैलेंज देने वाली बात है। और कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में IMF की जो लोन की किस्त आनी थी, तो IMF भी उसको होल्ड करेगा, क्योंकि आगे आने वाले जो चुनाव है पाकिस्तान के, उन पे भी डिपेंड करता है कि ये लोन की किस्त कौन सी सरकार को सौंपी जाए। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का जो ये पॉलिटिकल स्टंट पेट्रोल सस्ता करना अब पाकिस्तान की आवाम पे कैसा पड़ने वाला है, क्योंकि अब जो इसने पेट्रोल के रेट सस्ते करके बिजली के दामों में जो वृद्धि की है, तो उससे सीधा सीधा ये पॉलिटिकल स्टंट ही दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और हिलाली का ये बुखलापन। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों नहीं, और लगता है कि कल खुद ही घबरा गए और फिर पहुंच गए चौधरी बिरादरान से मुलाकात करने के लिए। जी हाँ, यही लग रहा है। और एक इनकी गवर्नमेंट जो शुरू से जब से हम देख रहे हैं, बल्कि कोई भी पिछली जो गवर्नमेंट्स भी आप देख रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी 3 साल बाद उनको जो है वो जाना पड़ा था। मगर मैं इसको और एंगल से, जो आपने इंट्रो में बात की है कि भाई ये कर लें, बिल्कुल इसकी आइन में मौजूद है, इसमें आवाम की कोई भलाई या बेहतरी होगी। मुझे यूँ लगता है कि अगर खान साहब के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है, तो अगले 1.5 साल में अगर ये फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं कराते या करा भी लेते हैं, तो मलबा अगली गवर्नमेंट पे आ जाएगा। कोई बुनियादी स्ट्रक्चर, हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। ये गवर्नेंस जो हम IMF और वर्ल्ड बैंक की जो फ्रेजियालिटी इस्तेमाल करते हैं ना, ये खासी मिसलीडिंग है। स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, एक दुनिया भर में रिसेशन है। ये निज़ाम कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये नाकाम और बर्बाद ना रहो आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इशराफिया को माशाल्लाह कोविड में भी उन्होंने लातादाद बिलियनर्स बने हैं। तो इसलिए इसमें क्या है, मेरे ख्याल में, मैं ज़ाती तौर पर एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझता हूँ कि अगर खान साहब को चलता कर दिया जाए तो 1.5 सालों में शायद फिर उनकी कोई पॉलिटिकल जो कैपिटल है उसमें इजाफा हो जाएगा, जितनी तेज़ी से रेख्त हो रही है दुनिया भर के और हमारे मैशत में। जी उस्मा। अच्छा हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, अब जिस तरह से ऑपोजिशन बात करी है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, शाहिद खान अब्बासी साहब ने आज ये कहा कि चौधरी बिरादरान की ज़रूरत नहीं है, उनके बगैर भी हम अदम एतमाद ला सकते हैं। आपको लगता है कि चौधरी बिरादरान की वाकई ज़रूरत नहीं है, शाहिद खान अब्बासी साहब जिस तरह से कह रहे हैं? फेडरेशन में कितने सीट्स आपको चाहिए? 5 सीट से तो माने 5 सीट्स अगर निकल भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 5 सीट्स आप खरीद सकते हैं, जो बोली लगी हुई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर चौधरी साथ हैं कि नहीं। मगर बात असल ये है कि देखिए इधर मसला क्या है। मसला ये है कि गवर्नमेंट ने कामयाब नहीं हुई है लोगों को कहने में कि हमारी गवर्नेंस ऐसी रही है और वबा और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स ऐसे रहे हैं कि ये जो महंगाई है हमारा कसूर नहीं है। दे हैव फेल्ड। हमारे जो अनएजुकेटेड इलेक्ट्रेट हैं, जो सिंपल लोग हैं, वो कहते हैं नहीं, इनके दौरान हर चीज महंगा हो गया, लिहाजा इनका ही कसूर होगा। कुछ ज्यादा कहते हैं चलिए अगर ये करप्ट नहीं थे तो इनकॉम्पिटेंट थे। अब ऐसे मुल्क के इलेक्ट्रेट को उनको समझाना कि नो एक्चुअली कुछ और मसला है, बड़ा मुश्किल है। तो ये गवर्नमेंट की अफसोस से कहना पड़ता है कि हालांकि इन्होंने बड़ी कोशिश की है और कामयाब भी हुए हैं काफी हद तक। आपने देखा है कि एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्शन क्या क्या नहीं किया इन्होंने, मगर फिर भी पब्लिक हैज नॉट बॉट देयर वर्जन। पब्लिक फिर भी समझती है कि ये अगर करप्ट नहीं तो नाअहली से इन्होंने ये हरकत की है। तो ये एक इंप्रेशन है, एक परसेप्शन है। परसेप्शन वो कहते हैं समटाइम्स इज मोर देन रियलिटी। तो बड़ा मुश्किल है इसको निकालने के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूं ये एक सीरियस थ्रेट है गवर्नमेंट का। और जिस तरीके से ये उनको ओवरराइड करना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली अफसोस से कहना पड़ता है कि वो वैसे अच्छा तरीका नहीं है। मैं तो समझता हूं जब
आपको IMF कहती है कि 10 रुपया बढ़ाओ और आप 20 रुपया कम कर देते हैं, तो ये तो एक इर्रिस्पॉन्सिबल एक्शन है और इसका नतीजा होगा, आप देखेंगे मार्च में IMF डेलीगेशन आके शायद वो सस्पेंड कर दें पेमेंट 7वां ट्रांच पे, शायद वो निगोशिएशंस भी सस्पेंड कर दें, इसलिए कि वो कहेंगे कि ये तो तरीका नहीं है और हमारी कंडीशनैलिटीज पे आपने कहा था कि कीमतें बढ़ाएंगे ये वो, आपने ये नहीं किया, लिहाजा हम समझते हैं कि ये ट्रांच और ये प्रोग्राम आपके साथ चल नहीं सकता है, हम नए गवर्नमेंट के लिए ठहरेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो इस गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, ठीक है, ये दे हैव बीन इनकॉम्पिटेंट, गलतियां इन्होंने जरूर किया है, मगर मैं समझता हूं कि सब चीज इन पे थोपना और कहना इसलिए ये टर्म भी नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, ये गलत बात है। ये नहीं कामयाब, अगर कामयाब हो जाए तो बुरा होगा और अगर नहीं हो जाए फिर भी एक परसेप्शन जो आपका है वो गलत है। ठीक है, अमजद शुएब साहब, आपको क्या लगता है अदम एतमाद की मुहिम के मामले पर हुकूमत या अपोजिशन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छे तरीके से बेहतर पत्ते खेल रहा है? और एक और पॉइंट सर जो बड़ा ही सीरियस इस मौके पर उठाया जा रहा है कि अगर अदम एतमाद तहरीक कामयाब हो जाती है तो उसके बाद जो सिनेरियो होगा, क्या अपोजिशन उस सिनेरियो को संभाल पाएगी? देखिए, ये पत्ते तो कुछ नहीं, ये खेल रहे, ये सारी गेम है जाती मफादात की। ये जिस तरह का अभी ये बात कर रहे थे लाली साहब भी कि ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना, महंगाई का ही रोना रोते हैं ना, उसी पे ज्यादा बातचीत तो महंगाई के ऊपर है। आप हुकूमत को कॉर्नर कर रहे हैं, बाकी आप कहते हैं कि जी मिस गवर्नेंस है, गवर्नेंस के इशूज आप रेज करते हैं, तो मिस गवर्नेंस वगैरह ये चीजें तो शायद मेरा ख्याल है ही। असल इनका जो मसला था वो इनके वादे थे, जो इन्होंने वादे किए वो पूरे होते नजर नहीं आते, तो वो एक्सप्लॉइट होते नजर आते हैं। वो बिलावल अपने मुख्तलिफ जलसों में जिक्र करता है कि इतनी नौकरियां देनी थी, लेकिन ये जो अदम एतमाद वाला किस्सा था ये महंगाई पे चला। महंगाई वाला किस्सा जो है, अगर उसको आप देखें तो इनके पल्ले भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये इंटरनेशनल फिनोमेना के खिलाफ खड़े होके अगर ये अपोजिशन की हुकूमत आ जाए तो ये कुछ करके दिखा देंगे, वो भी कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ ये है कि इसको निकालना है किसी न किसी तरह। बाकी ये सबको अंदर से उनको भी पता है कि ये अगर हुकूमत उनके हाथ में आ भी जाए तो वो इसको खत्म, ये महंगाई खत्म नहीं वो कर सकते। अब इसके लिए वो जोड़ तोड़ और लोग आपको पता है जब PTI हुकूमत में आई थी तो उसमें भी लोग बहुत से बाहर से आके उनके साथ शामिल हुए थे। वो लोग वही है जो हमेशा हर दौर में अपनी कीमत वसूल करने के चक्कर में होते हैं और उन्हीं को ये कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। इत्तेहादी जो है वो नहीं माने, इत्तेहादियों का लगता है कि वो इनके साथ नो कॉन्फिडेंस में शामिल होने को तैयार नहीं है, लेकिन तो जो PTI की अपनी सभों में लोग मौजूद हैं जो कि बाहर से आए थे, इसी तरह को PMLN से, पीपल्स पार्टी से, वो उनको कॉन्टेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है इस वक्त वो ये है कि वो आगे के वादे लें किससे और कौन पूरे करेगा, क्योंकि आइंदा आने वाली हुकूमत अगर PTI की नहीं है तो किसी भी और पार्टी के पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी आने के चांसेस नहीं है कि वो खुद ब खुद हुकूमत बना सके। उनको फिर एलाइज चाहिए होंगे जिसमें फिर वक़्त होगी, PMLQ उसी तरह अपनी कीमत वसूल करने के लिए सामने आएगी। MQM हर दौर में आई है हुकूमत में, सिर्फ अपनी कीमत वसूल करने के लिए वो इसी तरह आए हैं कि एंड पे आके उन्होंने सौदेबाजी की है। कोई ऐसा शायद एक आध दौर गुजरा जिसमें वो हुकूमत में नहीं थे, वरना वो हमेशा हुकूमत में रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से कोई भी अपने मफादात को ज़ाया नहीं करना चाहता, वो सेफ खेल रहे हैं लोग। अगर आज इनके पास नंबर होते तो आप देखते कि ये फौरी तौर पे लो कॉन्फिडेंस की मूव चल निकलती। बिल्कुल सही है, क्योंकि लो कॉन्फिडेंस की मूव में अगर लोग इनको वादा भी कर देते तो 24 घंटे से ज्यादा अगर वक्त गुजर जाए तो वादे भी फिर जाते हैं लोग, क्योंकि उनको कहीं और से कोई ऑफर आ जाता। तो ये गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। हाँ, नंबर इनके पास पूरे हैं नहीं, टकरे मार रहे हैं और बात कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो कामयाब होगी। मैंने आगे एक दिन सईद काजी साहब के प्रोग्राम में भी ये जिक्र किया था, जो मेरी समझ बताती है वो ये है कि किसी ने इनको इस खेल में लगा दिया है कि आप नो कॉन्फिडेंस और ये मारे फिर रहे हैं उसके लिए, जबकि 23 मार्च को जो लॉन्ग मार्च करनी थी वो इनके हाथ से निकले, वो भूल गए हैं, उस पर काम नहीं ये कर रहे हैं। तो जिस शख्स ने भी इनको ये रास्ता दिखाया है वो अपनी कैंपेन चला रहा है धड़ाधड़ इलेक्शन के लिए।
अगले सही। इलेक्शन के लिए। जो पॉइंट दिए हैं पीपल्स पार्टी ने, जो कुछ वो बात कर रहे हैं, वो दर हकीकत एक मैनिफेस्टो है जो इलेक्शन के लिए वो दे रहे हैं। जो जिनका वो कहते हैं जी हमारे मुतालबात है, मुतालबात किससे करने हैं उन्होंने, वो दर हकीकत एक मैनिफेस्टो। तो ये वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं, इनको उन्होंने इस तमाशे पे लगा दिया। नतीजा ये है कि ये दोनों तरफ से मार खा जाएंगे जो आज लगे हुए नो कॉन्फिडेंस के चक्कर। ठीक ठीक। अच्छा सईद काज़ साहब, क्या नंबर गेम के हवाले से हम बात करना चाहेंगे, क्या वाकई चौधरी बरादरान के 5 जो वोट हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है? जैसे हिलाली साहब कह रहे हैं कि उनके बगैर भी हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एमक्यूएम कहाँ स्टैंड करती है? एमक्यूएम वाले आज बड़े सीधे तरीके से पूछ रहे थे कि वजीर आजम बताएं कि अगर जो तब्दीली लाने का उन्होंने वादा किया था वो तब्दीली कहाँ है, और हुकूमत की तब्दीली के बाद ऑपोजिशन कौन सी तब्दीली लाएगी, और ऑपोजिशन भी इस हवाले से क्लियर करे। एमक्यूएम हर जगह पे खड़ी है जहां भी उन्हें खड़ा कर दिया जाएगा, लिहाजा वो जो है वो बड़ी अच्छी उनकी पॉलिसी है। वो हर हुकूमत का ऐसा भी होते हैं और वो बिहेव ऐसे करते हैं जैसे वो अपोजिशन में है, हर सेटअप में वो मौजूद होते हैं। मगर जो बुनियादी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बुनियादी सवाल जो आपने और जनरल साहब ने भी उठाया कि भाई बात ये है कि कोई मीनिंगफुल पॉलिटिकल चेंज होने जा रही है, क्या करेंगे आप? इस मुल्क पर $130 बिलियन का कर्जा है और हम जो है बाल बाल हमारा कर्जे में जकड़ा हुआ है। कोई पॉलिसी है हमारी? कार्टल्स जो है उन्होंने पूरी तरीके से मिशत को अपने कब्जे में कर रखा है। मैं अभी प्रोग्राम में भट्टी साहब से कह रहा था अपने शो में कि जी हुकूमत को कहते हैं जी यानी हुकूमत की मुलाजिम है FIA भी फलां भी, भाई हुकूमत कार्टल्स की मुलाजिम है। यहाँ पे एक एक कार्टल जो है वो रिप्रेजेंट होता है आपकी कौमी असम्बली में, वो उनके अपने बंदे हैं। हमारे टीवी पर एक साहब ने कहा कि जी 25 बंदे हैं मेरे पास, वो भी बहुत बड़े सरमाएदार भी हैं और सियासतदान भी हैं। तो बात ये है कि यहाँ एक खौफनाक मीनिंगफुल तब्दीली की ज़रूरत है। खौफनाक तो नहीं कहना चाहिए, पॉजिटिव तब्दीली की ज़रूरत है। एक के बाद दूसरी रियासत में देखें, तुर्की में आप देख लें, वहाँ पे वेव ऑफ स्ट्राइक शुरू हो गई है। ईरान में आप देखें क्या हो रहा है, काजकिस्तान में कुछ अर्सा लोग तंग आए हुए हैं। 15 दिन बाद आपको कीमत बढ़ानी पड़ती है, बाल बाल आपका कर्जे में जकड़ा हुआ है। कोई पॉलिसी पेपर है किसी के पास? अभी मैं मोहतरम इंतहाई एहसन इकबाल साहब से बात कर रहा था अपने शो में कि यार कोई है ऐसी पार्टी मनस्से शऊद पर सामने नजर आती है कि जिसके पास एक ऐसा प्रोग्राम हो जो हमें इस गुलामी, इस तौक से बाहर निकाले? क्योंकि इस गुलामी के इस तौक की वजह से जब ये तो बात हम आगे करेंगे ना, हम खारजा पॉलिसी में आज़ाद हो सकते हैं। जिस तरह वो कहा था अहमद नदीम कासमी ने कि बेवकार आज़ादी हम गरीब मुल्कों की, ताज सर पे रखा है, बेड़ियां हैं पाँव में। तो इन बेड़ियों को उतारने के लिए क्या किसी के पास कोई मंशूर है? एक पिटे हुए माशी निज़ाम जिसमें अमेरिका में कहा जा रहा है कि 1923 और 24 में मुमकिन है वहाँ सिविल वार शुरू हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा, बारबरा वाल्टर की किताब आई है, CNN का यही थीसिस है, जो उनका बहुत बड़ा अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उसमें इस खौफ का किया जा रहा है। तो क्या कोई ऐसी विजनरी लीडरशिप है जो हमें इस दलदल से बाहर निकाले? और ये जो ऊपर अपनी जान बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये ठीक कहते हैं जनरल साहब कि ये तो अपनी वो जेलों से बचने के लिए सब कुछ हो रहा है।